हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुपर टेट के सिलेबस में जो शिक्षण कौशल से प्रश्न आते हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये पूछता है कि शिक्षण कौशल में ये पूछ लेता है कि मतलब स्टेटमेंट दिया रहता है और पूछता है कि ये किसकी परिभाषा है या किसके द्वारा ये कहा गया है। तो इससे संबंधित जो है 3 परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले पूछता है कि पहली परिभाषा एल एन गेज है, जिसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये पूछता है कि शिक्षण कौशल अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। मतलब शिक्षण कौशल से रिलेटेड जो है एक मतलब एल एन गेज के अनुसार ये कहा गया है कि शिक्षण कौशल अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक जो है अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। मतलब वो अपने क्लास को मतलब कितना अच्छे तरीके से वो बच्चों को पढ़ा सके, इसके लिए अपने जो है मतलब शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो है एक शिक्षक क्या क्या चीज़ें अपनाता है वो इन्होंने कहा है। किसने कहा है? एल एन गेज ने। तो अगर आप लोग के मतलब परीक्षा में ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है तो आप लोग ये जो है याद रखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाली। अब हम दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। दूसरी परिभाषा ये दी गई है कि देख लीजिए, दूसरे हैं बी के पासी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लीजिए आप लोग। तो दूसरे कौन है? दूसरे हैं बी के पासी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछली कक्षाओं में इनसे प्रश्न भी आए हुए हैं। तो जो देख लीजिए कि बी के पासी के अनुसार जो है शिक्षण कौशल से रिलेटेड परिभाषा जो है वो है शिक्षण कौशल विद्यार्थियों को सीखने की दृष्टि से सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित क्रियाओं का समूह है। क्या कहा गया इनके अनुसार? बी के पासी के अनुसार कहा गया कि शिक्षण कौशल विद्यार्थियों को सीखने की दृष्टि से सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित जो क्रियाएं मतलब क्रियाओं का समूह है वो इनके द्वारा कहा गया। कि मतलब शिक्षण कौशल के बारे में इन्होंने इस तरह का, मतलब सबके कहने का लगभग एक ही तरीका रहता है, लेकिन कोई अपनी भाषा दूसरे टाइप का लिखता है। तो अगर ये परिभाषा पूछी जाती है तो आप लोग बताएंगे कि बी के पासी ने मतलब इस स्टेटमेंट को दिया था। अब हम तीसरे लोग की देखते हैं कि जो है मतलब तीसरे हैं मैकिन्टर यूम वाइट। इनके अनुसार इन्होंने मतलब शिक्षण कौशल से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट दिया वो है कि शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः क्रिया के द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। तो देखिए जो है अगर ये परिभाषा पूछा जाएगा तो आप लोग इनको जो है टिक करेंगे। किसको? मैकिन्टर यूम वाइट को। फिर से देख लीजिए कि इन्होंने शिक्षण कौशल से रिलेटेड जो परिभाषा दी है वो क्या है? शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः क्रिया के द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो शैक्षिक जो उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। तो अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट कौशल हैं उनके प्रमुख शिक्षण कौशलों के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि अगर बात करें कि प्रमुख शिक्षण कौशलों में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करें तो सबसे पहला देख लेते हैं कि प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल में देख लेते हैं कि क्या इन्होंने जो है मतलब जैसे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात करें प्रस्तावना कौशल तो इसमें जो है पहला होगा कि अगर बात करें तो 4 मुख्य रूप से इसमें आता है। तो सब 4 आता है, उसमें से पहला है कि पाठ की संक्षिप्त जानकारी। मतलब अगर आप क्लास में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने तो सबसे पहले बच्चों को संक्षिप्त जानकारी मतलब थोड़ा बहुत जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को सबसे पहले थोड़ा बहुत बता दें, जिससे बच्चे को पता हो कि हम हाँ ये पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको और समझ में आएगा। तो इसलिए एक प्रकार से सारांश कह सकते हैं। तो आप एक मतलब जो भी मान लीजिए कोई कहानी मतलब बिल्ली कुत्ता का सुनाने या पढ़ाने जा रहे हैं उनके बुक में दिया है, तो सबसे पहले उसका संक्षिप्त जानकारी दे दीजिए कि हाँ मतलब अगर मान लीजिए चालाक लोमड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मतलब लोमड़ी के बारे में बताएं कि कैसा है, कैसी होती है। तो इनके कहने का मतलब यही है कि पहले प्रस्तावना कौशल में मतलब बच्चों को मतलब पाठ की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। फिर दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाएगा पूर्व ज्ञान से जोड़े, मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ना। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा
जो क्लास में आता है उससे सबसे पहले पता करें कि मतलब जैसे कि उसे क्या आता है, उससे रिलेट करके पढ़ाइए। ये नहीं कि बच्चा मतलब कुछ जानता ही नहीं है, मतलब जैसे आपने कुछ पढ़ाया कोई मतलब पाठ लेके और आप जो है अमेरिका का उदाहरण देने लगे, तो बच्चों को क्या पता कि अमेरिका कहाँ है। तो इसलिए उसके मतलब ये है कि जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को कुछ आता है या नहीं, तो जो आता है उससे रिलेट करके पढ़ाइए, तब बच्चा जो है सीखेगा। अब देखिए तीसरा है रुचि उत्पन्न करना। मतलब बच्चे को इस तरह से पढ़ाएं कि बच्चे को रुचि जागृत हो जाए। मतलब एक प्रकार से कहते हैं खेल खेल के द्वारा पढ़ाएं। ये नहीं कि मतलब बच्चे को मतलब नीरस पना उत्पन्न हो, ऐसा ना पढ़ाएं। तो बच्चे को ऐसा पढ़ाएं जिससे बच्चा जो है वो रुचि ले। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर कि विद्यार्थियों में रुचि एवं जिज्ञासा पैदा करना। मतलब बच्चों को इतना उत्साहित कर दो पढ़ने में, मतलब खेल के द्वारा या पोयम कविता आदि जो है गाना की तरह, मतलब उनको जो है प्रस्तुतिकरण कराइए। साथ में आप भी बच्चे बन के मतलब उनको एकदम से हो जाइए, तब जो है विद्यार्थियों को रुचि और मतलब उनमें रुचि आएगी। और इस तरह आप पढ़ाइए कि बच्चे स्वयं रुचि भी लें और कुछ पूछ सकें। मतलब इनको डराइए धमकाइए नहीं, वो बिना मतलब झिझक के जो है विद्यार्थी जो हैं वो मतलब स्टूडेंट जो है वो टीचर से सारे जो प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकें। इस तरह आप बनाइए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। अब हम तीसरा देखते हैं कि उद्देश्य निर्माण कौशल। एक कौशल कौन सा है? उद्देश्य निर्माण कौशल। इसमें देखते हैं कि इसमें पहला हो जाएगा अध्याय के उद्देश्य। मतलब जो आप अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, तो उसका उद्देश्य क्या है ये बच्चे को बताएं। फिर दूसरे की बात करें तो वो है शैक्षिक उद्देश्य। मतलब शिक्षा की दृष्टि से जो आप पढ़ाते हैं उसका जो है क्या उपयोग है ये बताएं बच्चे को। फिर अधिगम उद्देश्य। मतलब अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। तो इस जो हो जाएगा तीसरा क्या है? अधिगम उद्देश्य। फिर चौथे की बात करें तो मतलब डी नंबर का हो जाएगा व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता। मतलब इसका ये हुआ कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसकी जो है उपयोगिता क्या है उसके जीवन में। तो ये भी इसको भी आप लोग अपने मतलब जो टीचर्स हैं वो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो उनके व्यवहारिक जीवन में उनकी जो है क्या उपयोगिता होगी। अब देखते हैं। अब देखिए, अब तीसरा है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। क्या है? कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। इसमें पहला हो जाएगा खुली हवा प्रकाश वातायन। मतलब बच्चे जहाँ बैठे वहाँ पे खुली हवा की व्यवस्था हो, मतलब हवा आए, ये नहीं कि मतलब घुटन महसूस हो। तो बच्चे को ऐसी जगह बैठाएं जहाँ पे खुली हवा हो, प्रकाश हो और वातावरण अच्छा हो, पढ़ने योग्य हो। फिर दूसरे की बात करते हैं तो वो है अंतः क्रियात्मक शिक्षण अधिगम। मतलब अध्यापक और छात्र के बीच में अंतः क्रियाएं हुए एक प्रकार से। तीसरे की बात करें प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित का माहौल हो। मतलब ऐसी शिक्षा हो जिसमें बालक बिना हिचक झिझक के प्रश्न पूछ सके, मतलब डरे नहीं शिक्षक से। तो इस तरह का माहौल हो जिसमें बालक केंद्रित हो, मतलब बालक ही इम्पोर्टेंट हो केंद्र में, शिक्षक नहीं। तो ये हो गया बाल केंद्रित शिक्षण, मतलब जो है ये हो गया। अब हम डी नंबर की बात करते हैं तो उसमें हो जाएगा प्रश्न पूछने एवं जिज्ञासा शांत करने के अवसर। मतलब इस तरह का माहौल बनाइए जिससे छात्र जो है वो अध्यापक से प्रश्न पूछे और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करे। मतलब वो डरे नहीं, बिना झिझक के प्रश्न पूछे अपने अध्यापक से। मतलब एक प्रकार से पहले जमाने में प्राचीन काल में तो कह सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित जो है पहले था, लेकिन अब जो है बाल केंद्रित। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बालक और शिक्षक के बीच में दोस्त के अनुसार, मतलब दोस्त एक मित्रता के अनुसार जो है वो संबंध रहना चाहिए, जिससे बच्चा जो है बिना मतलब हिचकिचाहट से पूछ सके सारे प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं पांचवा। पांचवा की बात करें तो वो है पुनर्बलन कौशल। कौशल क्या हो जाएगा? पुनर्बलन कौशल। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक सेकेंड, ये हो जाएगा। तो पुनर्बलन कौशल में देखते हैं तो इसमें पहला है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना मतलब कोई भी बालक अगर अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए प्रशंसा जरूर करें। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं मतलब पुराने ज़माने के ख्याल में जी रहे हैं, जैसे कि वो लोग समझते हैं कि अगर बच्चे की मतलब हम प्रशंसा करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे ज़रूर मतलब प्रशंसा उसकी करें ज़रूर,
तब वो और अच्छा करेगा। फिर दूसरी बात करें तो जो है पुरस्कृत करना, मतलब पुरस्कृत करें, जिससे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए पुरस्कृत करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है पुरस्कृत करें, जैसे कि बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि मतलब बच्चे को कुछ मतलब भेंट दें, एक प्रकार से कह रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो है उसको मतलब ज्योमेट्री बॉक्स दे दीजिए या पेन, मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि बच्चा अगर मान लीजिए कि दूर स्कूल या कोचिंग जाता है तो कह दीजिए कि साइकिल देंगे, तो मतलब उसको पुरस्कृत करें, मतलब सकारात्मक रूप में जो है उसको पुरस्कृत करें। तीसरे की बात करते हैं तो वो है प्रेरित करना, मतलब बच्चा जो विद्यार्थी है वो अच्छा काम करता है तो पेरेंट्स को ये चाहिए या टीचर्स को चाहिए कि जो है उसको पढ़ने के लिए और प्रेरित करें, मतलब अच्छे कार्य के लिए उसको प्रेरित करें, मतलब उसको जो है प्रेरित कर सकते हैं। और फिर डी नंबर का हो जाएगा कि छात्रवृत्ति देना, मतलब बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनको बहुत रियल में छात्रवृत्ति की आवश्यकता होती है, तो छात्रवृत्ति देना भी एक पुनर्बलन का कार्य करता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो है क्या देखते हैं कि प्रश्न निर्माण कौशल, छठा हो गया प्रश्न निर्माण कौशल। इसमें देख लेते हैं पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न हो, मतलब जब आप एक शिक्षक हैं और जो है विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं तो उनको पढ़ाने से पहले ये देखें कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को कुछ आता है या नहीं। तो जो अगर बच्चे को जो चीज़ें पता हों, मतलब उसका जो पूर्व ज्ञान है, मतलब पहले से जो ज्ञान है उससे जुड़े प्रश्न हों, ऐसे प्रश्न करें जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न हों। दूसरे की बात करते हैं तो वो हो जाएगा परिवेश से जुड़े प्रश्न हो, मतलब बच्चे से कोई अन्य दुनिया से प्रश्न ना पूछने लगे, बच्चे ने जो देखा है अपने आस पड़ोस परिवेश, क्योंकि बच्चों की सबसे पहली पाठशाला तो परिवार होती है, तो परिवार में माता पिता भाई बहन और बाबा दादी यही सब होते हैं, तो उनसे रिलेट प्रश्न पूछिए। जो जैसे चिड़िया देखा है उसने, जो भी देखा है, मतलब उससे परिवेश से मतलब अलग ना जाकर उससे प्रश्न करें। तीसरा है प्रश्न सटीक हो, मतलब प्रश्न ऐसा हो जो बच्चे को आता हो, मतलब उससे मतलब कल्पनात्मक या मतलब जैसे कि एक प्रकार से जो मतलब अमूर्त चीज़ें एक प्रकार से कह सकते हैं ना पूछें। फिर डी नंबर का हो जाएगा विषय वस्तु से निचली कक्षाओं में अप्रत्यक्ष ना जुड़े हों, मतलब इसका कहने का मतलब हो गया कि विषय वस्तु से निचली कक्षाओं में जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रश्न हो वो ना जुड़े हों, जिससे कि बच्चे प्रश्न का उत्तर ना दे पाएँ। अब ई नंबर का ऑप्शन देखते हैं तो उसमें हो जाएगा निचली कक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर निश्चित हो, मतलब ऐसे प्रश्न पूछिए जिसके उत्तर निश्चित हो, मतलब उसमें बच्चे लोग ऐसा प्रश्न ना हो कि बच्चे उत्तर ना दे पाए, मतलब अनिश्चित तौर पे प्रश्न हो जिससे वो ना उत्तर दे पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एफ नंबर देखते हैं कि प्रश्न समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित हो, मतलब ऐसा प्रश्न हो जो समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित हो। अब हम लोग देखते हैं दृष्टांत कौशल, जो है 7वां नंबर पर हो जाएगा दृष्टांत कौशल। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि उदाहरण देने की कला को हम क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल कहते हैं। तो पहला हो जाएगा उदाहरण सरल हो, पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, मतलब ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें विद्यार्थियों के सामने कि जो है उदाहरण सरल हो, मतलब इतना कठिन ना हो कि बच्चा समझ ना पाए, और जो है पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, मतलब जो बच्चे को पहले से ज्ञान है उससे जुड़ा हो, ऐसा उदाहरण बच्चों को देना चाहिए जिससे बच्चे जो है वो समझने में उनकी जो है सरलता होती है। अब हम तीसरा देखते हैं कि ये हो गया। फिर उदाहरण परिवेश से दिया हो जाए, मतलब उसके परिवेश आस पड़ोस से जो रिलेट हो ऐसा उदाहरण देना चाहिए। तीसरा देखते हैं उदाहरण मूर्त हो, मतलब जो चीज़ें उसे दिखाई देती हो, मूर्त चीज़ें की बात नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चा समझ ही ना पाए, मतलब निचली कक्षाएं जो वो पढ़ चुका हो, जो जानता हो, उससे रिलेटेड हो। अब हम देखते हैं उदाहरण विषय वस्तु से जुड़ा हो, मतलब ऐसा उदाहरण दें बच्चों को, समझाएं जिससे जो है विषय वस्तु से जुड़ा हो, ऐसा नहीं कि आप कहीं कहीं का क्वेश्चन अलग ला के बच्चों से पूछ लें, मतलब ऐसा आप लोग मतलब बच्चों से पूछें जो विषय वस्तु से जुड़ा हो। अब एफ नंबर से देखते हैं कि जो है एफ नंबर हो जाएगा उदाहरण की भाषा सरल हो, मतलब बच्चों से ऐसा प्रश्न पूछिए, मतलब ऐसा पढ़ाइए, ऐसा लिखाइए कि जो है मतलब भाषा उसकी सरल हो, क्योंकि बच्चों को भाषा सरल होगी तभी वो समझ पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं आगे का नंबर है पुनरावृत्ति कौशल। कौन सा कौशल हो जाएगा, पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति का कौशल मतलब इसका मतलब हुआ पुनर्अभ्यास कराएं, मतलब कोई भी चीज़ें हैं तो उसका मतलब अभ्यास कराएं बच्चों को, पुनः मतलब बार बार जो है दोबारा अभ्यास कराएं। फिर एक बात करते हैं कि
उचित मात्रा में गृह कार्य दें। मतलब पहले के ज़माने में मतलब हम अब भी देखा जाता है कि जितने बड़े बच्चे नहीं होते हैं उतना बड़ा जो होता है उनका बैग होता है। तो हमें तो दया आती है कभी कभी, लेकिन तो उचित मात्रा में गृह कार्य दें। तो मतलब गृह कार्य मतलब बहुत ज़्यादा होमवर्क ना दीजिए जिससे कि बच्चा घबराए, स्कूल आने का उसका मन ही ना करे। मतलब थोड़ा बहुत काम मतलब दीजिए जिससे बच्चा जो है बिना मतलब तनाव के साथ और दोबारा स्कूल आए उस जो अपने कार्य को पूरा करके। बहुत ज़्यादा गृह कार्य नहीं देना चाहिए। अब सी नंबर में देखते हैं तो रिकॉल कराएं। रिकॉल मतलब जैसे पोएम है तो उसको बार बार बच्चों को गा गा कर पढ़ाइए जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इसके बाद में हम अगला देखते हैं। अगला जो कौशल है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कौन सा कौशल है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसमें पहले नंबर का देखते हैं, हाव भाव बदले। मतलब जैसे अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो जैसा मान लीजिए स्टोरी सुनाते हैं तो उसके अनुसार अपने हाव भाव बदले। इन्हें कि ऐसा पढ़ाएं जैसे लग रहा है कि कोई मतलब कहीं मतलब बहुत बुरा कार्य करके आए हैं तो चेहरा हाव मतलब चेहरे पे एक प्रकार से मतलब चमत्कार हो, मतलब चमत्कारिक रूप से मतलब थोड़ा मतलब ऐसा पढ़ाएं जिससे हाव भाव अच्छा हो, जिससे बच्चे जो है बच्चे भी रुचि मतलब जागृत करें पढ़ने में। तो इस तरह शिक्षक को हाव भाव रखना चाहिए। बी नंबर की बात करते हैं तो हो जाएगा कुछ समय बाद विषय वस्तु बदलने का प्रयास करें। मतलब एक ही विषय को लेकर बहुत देर तक ना पढ़ाइए जिससे बच्चा जो है ऊबने लगे। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो खड़े होने आदि की मुद्रा बदले। मतलब ये नहीं कि आए हैं आप जैसे प्रवचन सुनने जाओ तो एक ही मुद्रा में बैठ जाओ, प्रवचन शुरू है, तो इस तरह का बच्चा जो है वो ऊबने लगता है, मतलब उसको रुचि उत्पन्न नहीं करता है, मतलब एक प्रकार से निष्क्रिय बालक हो जाएगा। तो इसलिए आप खड़े होने मतलब शिक्षक खड़ा होए मतलब हो और घूम घूम के पढ़ाए, तो इसलिए बच्चे जो है वो रुचि उत्पन्न करते हैं। तीसरे मतलब चौथे की बात करें तो बीच में हंसाएं। मतलब ऐसी कोई बात करिए जिससे बच्चा हंसे, मतलब चिड़ियों की कहानी सुनाइए, कुछ भी है तो मतलब बीच बीच में बच्चे को हंसाते भी रहिए जिससे बच्चे जो है वो खुशी से पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षण सामग्री कौशल। 10वें नंबर की कौशल की बात करें तो वो है शिक्षण सामग्री कौशल। इसमें पहला हो जाएगा शिक्षण सामग्री सस्ती हो। मतलब ये ना है कि 10 मतलब ऐसा ना करें कि बिल्कुल 10 करोड़ का शिक्षण सामग्री हो, जिससे तो सस्ती हो, मतलब सस्ती हो रहेगी तो सबके पास उपलब्ध रहेगी। तो अगर शिक्षण सामग्री जो हो वो सस्ती हो। फिर दूसरे की बात करें तो आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा शिक्षण सामग्री हो जो आसानी से उपलब्ध हो। अब हम सी नंबर पे बात करते हैं तो ज़्यादातर इंद्रियों को जागृत करें। मतलब इंद्रियों मतलब आँख भी, मतलब ऐसा पढ़ाएं या उनकी आँख भी मतलब आपके जो पढ़ाएं उस पर जो है आँख भी खुला हो, कान भी खुला हो, हाथों का प्रयोग हो, मतलब इस तरह से पढ़ाएं जिससे उनकी बच्चों की ज़्यादा इंद्रियाँ काम करें। अब हम बात करते हैं मतलब चलायमान हो। ऐसा शिक्षण मतलब आपका शिक्षण सामग्री कौशल हो जो चलायमान हो। अब हम ई नंबर की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रयोग में सुरक्षित हो। मतलब ऐसा शिक्षण सामग्री कौशल हो जो सुरक्षित हो। मतलब बच्चे यानी कि अब मान लीजिए प्रैक्टिकल का सामान कुछ भी मतलब है तो हाथ वाथ ना कट जाए, तो इस तरह का नहीं हो, मतलब सुरक्षित होना चाहिए बच्चों के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं 11वें नंबर का कौशल। 11वें नंबर का कौशल हो जाएगा वो है श्यामपट्ट कौशल। कौन सा हो जाएगा? श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में हो जाएगा कि पहला हो जाएगा श्यामपट्ट के बाएं खड़े हो। मतलब आप लोग जब श्यामपट्ट बोर्ड पे पढ़ाएं तो बाएं खड़े हो। जब बाएं खड़े होंगे तो अधिकतर बच्चों को दिखाई देगा जो बोर्ड पे आप लोग लिखेंगे। बी नंबर की बात करें तो 45 अंश का कोण बनाएं। मतलब बोर्ड और शिक्षक के बीच में, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बोर्ड और शिक्षक के बीच में जब शिक्षक खड़ा होकर पढ़ाता है तो बोर्ड और शिक्षक के बीच में मतलब 45 डिग्री का जो है कोण बनाएं, इस तरह पढ़ाएं। अगर बात करें सी नंबर का तो मध्य में लिखें। मतलब ऐसा आप लोग करिए कि जो शिक्षक हैं उनको अधिकतर यही करना चाहिए कि बोर्ड के बीच में लिखें। मतलब जो ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है कुछ भी है तो उसके मध्य में लिखें जिससे सबको दिखाई दे, सभी जो स्टूडेंट हैं उनको दिखाई दे। डी नंबर की बात करें तो विविध रंगों का प्रयोग करें। मान लीजिए आप जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसमें फिगर बना रहे हैं नदियाँ नाले, तो उसमें एक ही कलर का प्रयोग ना करें, आप विभिन्न जो कलर का प्रयोग करें जिससे आप बच्चे जो होते हैं वो आसानी से समझ सकें। अब ई नंबर की बात करें तो वो है ऊपर से नीचे मिटाएं। मतलब अगर आप मान लीजिए कि प्रश्न हल कराते हैं या जो है क्वेश्चन हल कराते हैं तो आप लोग ऐसा ना करिए कि नीचे से ऊपर की तरफ मिटाते हुए जाइए। मतलब ये एक नियम है कि ऊपर से मिटाते हुए नीचे की तरफ जाएं।
F नंबर की बात करें तो लेखन में स्पष्टता रखें। इसका मतलब है राइटिंग जो है इस तरह हो जो बच्चों को समझ में आए, इस तरह ना लिखे कि मतलब टेढ़ा करते हुए लिखते चले जाए, बच्चा को समझ ही ना पाए। तो लेखन में, शिक्षक के लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। अब जी नंबर की बात करें तो हो जाएगा 2 शब्दों के मध्य रिक्त स्थान रखें। बिल्कुल मिलाते हुए ना चले जाइए। मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द लिखें, अब इसके बीच में गैप ना हो तो मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो है वो 2 शब्दों के मध्य रिक्त स्थान का रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम अगला देख, तो अब लास्ट कौशल देख लेते हैं। लास्ट कौशल कौन सा हो जाएगा? व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल को देख लेते हैं। तो इसमें पहला नंबर हो जाएगा कठिन शब्दों के लिए सरल शब्द प्रयोग करें। मतलब बच्चों, मान लीजिए बुक में कठिन शब्द दिया हुआ है, अब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसके लिए आप स्वयं से मतलब सरल शब्द का प्रयोग करें जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। बी नंबर की बात करें तो उदाहरण का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को ये चाहिए कि उदाहरण दें, मतलब ऐसा उदाहरण दें जो बच्चे ने आसपास देखा हो, मतलब बच्चे के रिलेटेड, मतलब बच्चे ने उसको देखा हो, सुना हो, ऐसा हो। तो इस तरह जो है उदाहरण प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। अब सी नंबर देखते हैं कि तो बच्चे की स्थानीय भाषा, मतलब जहाँ बच्चा रहता है, मान लीजिए जो है बिहार में रहता है, मतलब मान लीजिए बच्चा जो है उसको भोजपुरी आते हैं, तो बच्चे को स्थानीय भाषा मतलब जिस भाषा में बच्चा समझ सके उस भाषा में बच्चे को समझाना चाहिए। तो ये हो गया। अब मान लीजिए उसको भोजपुरी आती है, आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ाने लगे तो उसको समझ ही में नहीं आएगा। तो मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जिस भाषा में समझे बच्चा उस भाषा में बच्चे को समझाएं। डी नंबर की बात करें तो हो जाएगा जरूरत पड़ने पर कठिन अवधारणाओं से पूर्व ज्ञान से जुड़ें। मतलब अगर बच्चे को ऐसा मतलब आवश्यकता होती है तो ज़रूरत पड़ने पर कठिन अवधारणाओं से पूर्व ज्ञान से जुड़ें। मतलब जो कठिन है उसके जो पूर्व ज्ञान, बच्चे को पहले के ज्ञान से, मतलब ऐसे ज्ञान से जो है वो जोड़ के वो पढ़ाएं। तो मैंने बताया व्याख्यान कौशल कौन सा हो जाएगा? कठिन शब्दों के लिए सरल शब्द, उदाहरण का प्रयोग करें, और फिर हो जाएगा बच्चे की स्थानीय भाषा में उसको समझाएं, फिर हो जाएगा ज़रूरत पड़ने पर जो है कठिन अवधारणाओं से पूर्व ज्ञान से जुड़े। तो ये हो गया आज का पहला चैप्टर, एक प्रकार से कहते हैं। अब हम दूसरे चैप्टर को कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो थैंक यू सो मच।